नमस्कार मित्रों, मैं शंभूलाल शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी अनिवार्य 12th क्लास का मॉडल पेपर, जो इस बार 2025 में अभी मार्च में आपके 12th के एग्जाम स्टार्ट है। रूबरू इसी पैटर्न पर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल निशुल्क। आज जुड़िए इसी क्लास के साथ। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं, मैं इस प्रकार के कम से कम आपके लिए 5 मॉडल पेपर बनाए हैं मैंने, जो आपके लिए लेकर के आया हूं। तो अपन इसी चैनल से जुड़ जाते हैं और देखते हैं प्रश्नों की शुरुआत के प्रश्न किस प्रकार के हैं। थंबनेल देखिए, अब ऐसा ही आएगा 2025 का पेपर, 12th हिंदी अनिवार्य का पेपर। मॉडल पेपर है ये, 80 नंबर का आपके होगा, सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर है, नए पैटर्न पर आधारित ये पेपर है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न किस प्रकार का है। पहला प्रश्न देखते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025, ठीक है, नमूना प्रश्न पत्र है ये तो आपके लिए कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अनिवार्य जो सभी के लिए, चाहे कहने का मतलब ये कि आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, सभी के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, क्लास 12th और 80 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। सब परीक्षार्थी, ये निर्देश है जो आप सबको पढ़ लेने हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर अंकित करने अनिवार्य है और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। और प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका जो आपको कॉपी दी जाएगी उसी में उत्तर लिखने। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड, उनके उत्तर एक ही साथ लिखे। प्रश्न जो खंड बनाए गए हैं, ये बहुत बढ़िया जानकारी दी है। जो खंड बनाए गए उन, ये जो जिस खंड की आप शुरुआत कर रहे हैं उसी में, उन खंडों में ही उनके उत्तर होने चाहिए। ये नहीं हो दूसरे खंड का उत्तर लिख दो। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। चाहे प्रश्न नहीं लिख रहे हैं आप, परंतु प्रश्न का क्रमांक लिख करके नीचे उत्तर लिख करके शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। ठीक है, एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, कुल मिलाकर ये 16 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 16 प्रश्न होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है कि जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित है। पहला है विदेश नीति से, दूसरा है खेल से, तीसरा है कृषि से और चौथा है विज्ञान से। तो आप इसका उत्तर बताइए कि भाई कौन सा है। तो जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित हैं, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा खेल से। तो आपका उत्तर यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है कि स। और कॉपी के अंदर आपको प्रश्न नंबर लिखना है, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, उसका इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके फिर नीचे उत्तर लिख करके लिख देना। आप स लिखना चाहो चाहे खेल लिखना चाहो तो भी एग्जामिनर साहब ये समझ जाएंगे कि भाई इस प्रश्न का उत्तर इस विद्यार्थी ने ये दिया है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, जन संप्रदाय माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का। रेडियो, ये आपके प्रश्न दिया है, जन संचार अभिव्यक्ति माध्यम की जो किताब लगती है उस किताब से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जन संचार माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है। अपन रेडियो को क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये श्रव्य माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम हो जाएगा? श्रव्य माध्यम हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम के अंदर अपन देखते हैं अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि आती है। दृश्य माध्यम के अंदर देखते हैं, जैसे कि दृश्य श्रव्य के अंदर देखते हैं टीवी, ठीक है, दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। अगला प्रश्न है आपके मराठी, मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि कौन सी है। ठीक है, मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, रोमन और फारसी और देवनागरी लिपि। तो आपका उत्तर हो जाएगा, कहने का मतलब ये देवनागरी लिपि। आपको कहने का मतलब ये कि कॉपी के अंदर इनके, चाहे कहने का मतलब ऑप्शन नंबर लिख दो, चाहे कहने का मतलब उत्तर लिखो देवनागरी, तो भी कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोलियों में सम्मिलित बोली है, जिसका आपको जवाब देना है। पश्चिमी हिंदी के अंदर बोली है ब्रज, कौन सी है? ब्रज, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंदर आएगी, पूर्वी हिंदी के अंदर आएगी, पूर्वी हिंदी के अंदर परीक्षा में पूछ ले तो नंबर 1 है अवधी, कौन सी है? अवधी। नंबर 2 है बघेली, नंबर 2 कौन सी है? बघेली। नंबर 3 है छत्तीसगढ़ी, कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, कहने का मतलब ये कि ये तो पश्चिमी हिंदी के बारे में पूछा, और ये पूछ ले एग्जामिनर इसी प्रश्न को बदल करके
कि पूर्वी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित हैं, तो आपके सामने अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इस प्रकार से ये कहने का मतलब ये कि 4 प्रश्न है। अगले स्लाइड पर देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? कुंवर नारायण। कोई कुंवर नारायण की कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? कौन से काव्य संग्रह से पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है? पहला है इन दिनों काव्य संग्रह से, दूसरा है कोई दूसरा नहीं, और अपने सामने, और चक्रव्यूह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको कि कहां से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इसका उत्तर ये हो जाएगा अ। कौन सा उत्तर हो जाएगा? अ। अगला है प्रश्न देखिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है? बादल किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, या करुणा का प्रतीक है, या क्रांति का प्रतीक है, या नवीनता का? बहुत सरल है, क्रांति का प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स। ठीक है, अगला प्रश्न है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां किस वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती हैं? तुलसीदास जी के, सूरदास जी के, और रहीम की, और सूरदास की। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा सूरदास की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विधा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भक्तिन पाठ की लेखक है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा इस पाठ की लेखिका है। भक्तिन पाठ की लेखिका में भक्तिन के बारे में क्या बताया गया है कि ये कहानी है, यात्रा वृतांत है, या संस्मरणात्मक है, या निबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्मरणात्मक है। कौन सा है? संस्मरणात्मक है। इस प्रकार से ये आपके कहने का मतलब 16 प्रश्न आएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है कि शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई? शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए शेर के बच्चे को उपाधि दी गई। और ये इस पाठ ये पहलवान की ढोलक। कौन सा है? पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है इस पाठ के लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। तो शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई? तो चांद सिंह को दी गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स उत्तर हो जाएगा कि चांद सिंह को दी गई है। अगला क्वेश्चन है शिरीष के फूल नामक निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल लेखक नामक पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ये शिरीष का फूल जो पाठ है आपके, ये कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? ये इनके काव्य संग्रह कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, और विचार और वितर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पलता। किससे लिया गया है? कल्पलता। अगला क्वेश्चन है बाजार दर्शन नामक निबंध है। ठीक है, बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है? आपके सामने पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार, और चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र। अगला है क्वेश्चन है आनंदा ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये जूझ कौन से पाठ से लिया गया है? जूझ, जो कहने का मतलब वितान के अंदर है जूझ। इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। आनंद रतन यादव, इनका पूरा नाम क्या है? आनंद रतन यादव। कभी एग्जामिनर आपको ये पूछ ले कि जूझ पाठ के लेखक का पूरा नाम क्या है, तो आनंद रतन यादव। तो यहाँ पर आनंदा कौन सी क्लास में पढ़ता था? तो आपको सही जवाब देना है कौन सी कक्षा में था वो? 7वीं में था कि तीसरी में था कि चौथी में था कि 5वीं में था? तो बिल्कुल वो 5वीं क्लास में जाकर के उसको एडमिशन दिलाया था। अगला क्वेश्चन है यशोधर बाबू। ठीक है, यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? किसको अपना गुरु मानते थे? यह क्वेश्चन लिया गया है सिल्वर वेडिंग से। कहां से लिया गया है? सिल्वर वेडिंग से। कहां से लिया गया है? सिल्वर वेडिंग से। सिल्वर वेडिंग से यह प्रश्न लिया गया है। तो यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? आनंदा को, किशनदा को, भगवान दास को, और पंजी को। यहाँ पर वो अपना गुरु मानते थे किशनदा को। ठीक है, वो किशनदा की नकल किए ही करते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूझ पाठ में
लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था? बड़ा सरल सा है, दत्ताजी राव देसाई का, रणनवरे मास्टर का, मास्टर मंत्री का, और बसंत पाटिल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा दत्ताजी राव का। क्या हो जाएगा? दत्ताजी राव का। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? तो आपको सही जवाब देना है इसका। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ये व्यापारिक सभ्यता थी, या औद्योगिक सभ्यता थी, या फिर खेतिहर सभ्यता थी, या पर्यटन थी? वहां पर खेतिहर और पशुपालक की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? अरे ये तो वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब ये गोरे साहबों के चौंचले हैं। यही क्वेश्चन सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी सब गोरे साहबों के चौंचले हैं। ये बात, ये कथन किसका है? किसनदा का, चड्डा साहब का, यशोधर बाबू का और मेनन का। तो यशोधर बाबू का कथन है। इस प्रकार से आपके पेपर के अंदर, आपको पेपर खोलते ही आपको कहने का मतलब अब ऑब्जेक्टिव टाइप के 16 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 16 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके उनके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन में से देख करके प्रश्न नंबर डाल करके, चाहे अब में से जो सही हो वो डाल देना, या फिर नाम लिख देना, जो भी उत्तर उसका सही हो। और बढ़िया ये रहेगा कि आप पूरा नाम लिखोगे तो वो बढ़िया रहेगा। इसमें कहने का मतलब अपने को ज्यादा समय खर्च नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर भी 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो यहाँ पे आपको अब टिक टिक लगा करके कॉपी में लिख करके आगे बढ़ना है। वो 16 नंबर का क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे और आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वक्ता या लेखक के अभिष्ट अर्थ का बोध कराना का गुण क्या कहलाता है? वक्ता मीन्स बोलने वाला, और श्रोता का बोध का गुण कराने वाले को क्या कहलाते हैं? यहाँ पर कहते हैं उसको अभिधा शब्द शक्ति। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। यहाँ पर भी दूसरे भाग के अंदर भी आपको 6 प्रश्न देंगे। कितने प्रश्न देंगे? 6 प्रश्न देंगे। 6 प्रश्न देंगे, एक एक प्रश्न एक एक अंक का होगा। ठीक है, बड़ा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, और उसके अंदर बस आपको ये लिखना है, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये कौन सा है कि शक्ति, कौन सी शब्द शक्ति? विविध आयामी अर्थ की अभिव्यक्ति, अर्थ की विविध आयामी, अलग अलग आयामी के अर्थ को अभिव्यक्ति करती है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी आपकी? तो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। जो कहने का मतलब ये कि वक्ता द्वारा बोली जाती है और श्रोता उसका क्या करता है? अन्य अर्थ निकाल देता है। अन्य अर्थ निकालने पर वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में आ रहा है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। पूरी पंक्ति है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। क्वेश्चन क्या है? वाक्य की पंक्ति में कौन सा अलंकार? खाली स्थान में यहाँ पर अलंकार का नाम बताना है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब च च च च आ रहा है। कहने का मतलब अलंकार, अलंकार आपका आएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है बच्चों कि कहने का मतलब वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर देखो च च च, ये वर्णों की बार बार, एक ही वर्ण, एक ही जैसे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसको कहेंगे अनुप्रास। क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की बार बार आवृत्ति, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उसको कहेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या कहा जाएगा? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, एक ही शब्द या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों, यहाँ पर भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि इसमें कहने का मतलब ये कि यहाँ पर एक, दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? आप कमेंट करके बताइए कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पर एक ही शब्द की क्या बार बार आवृत्ति हो रही है, परंतु उसका अर्थ क्या निकल रहा है? भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहा है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, यमक अलंकार।
अच्छा यहाँ पे उत्तर दे रखा लिख रखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ। चलो कोई बात नहीं। अगला देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी का शब्द कौन सा होगा? कमेंट करके आप बताइए कि घोषणा शब्द के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर होगा, पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? कमेंट करके आप बताइए कि भाई कौन सा सही होगा। जल्दी कमेंट कीजिए। यहां पर इसके लिए शब्द प्रयुक्त करेंगे अपन, यहां पर इसके लिए शब्द प्रयुक्त करेंगे अपन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं घोषणा पत्र। क्या कहते हैं? घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो को क्या कहेंगे? घोषणा पत्र। ये कहने का मतलब आपके ये 5, एक प्रश्न और बाकी है इसमें। एक प्रश्न है प्रोबेशन। प्रोबेशन शब्द का सही हिंदी शब्द क्या होगा? प्रोबेशन अंग्रेजी का वर्ड है, वर्ग शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोबेशन को, जो आपको बताना होगा। प्रोबेशन को हिंदी के अंदर कहते हैं परिवीक्षा। क्या कहेंगे? परिवीक्षा। ठीक है, नौकरी लगने के बाद 2 साल का जो प्रोबेशन होता है उसको परिवीक्षा काल कहा जाता है। ठीक है, ये आपके कहने का मतलब ये है कि 16 क्वेश्चन तो वो हो गए थे अबसद वाले, 16 क्वेश्चन तो अबसद वाले हो गए थे ऑब्जेक्टिव, और 6 क्वेश्चन ये हो गए थे। 16 और 6 कितने हो गए? 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन को आपको करने में महज 5 मिनट या 10 मिनट का समय लगता है, और ये आपके पूरे में से पूरे नंबर दिला सकते हैं। तो इनको अपन बड़े ध्यान से पढ़ करके पहला और दूसरे क्वेश्चनों को, जो 16 नंबर और 6 नंबर के हैं, उनको ध्यान से पढ़ करके जवाब देना है। अगला प्रश्न कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। ये भी गद्यांश बहुत ही शानदार है। गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश के भी 6 क्वेश्चन है और पद्यांश के भी 6 क्वेश्चन है। इन 6 प्रश्नों को, इस गद्यांश को अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से इनके उत्तर मिल जाएंगे। इसी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना है, अपन ला सकते हैं, क्योंकि उत्तर इसमें लिखा हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तीर्थ यात्रा की संस्था प्राचीन सभ्यता है। तीर्थ यात्रा की सभ्यता प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनी विशेषताओं में से एक है। संसार के और किसी देश के देवालयों और तीर्थ स्थानों का ऐसा जाल बिछा हुआ नहीं दिखाई देता जैसा हमारी इस विस्तृत मातृभूमि पर लोगों के धार्मिक उत्साह के परिणाम के स्वरूप फैला हुआ है। लोगों ने इस तरह अपने देश के प्रति श्रद्धा प्रकाशित करने के लिए यत्न किए। तीर्थ यात्रा की संस्था अंतोगत्वा मातृभूमि के प्रति, तीर्थ यात्रा की संस्था क्या है? मातृभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। मीन्स तीर्थ यात्रा की जो संस्था है अंतोगत्वा मातृभूमि के प्रति क्या पैदा कर रही है? प्रेम पैदा कर रही है। यह देश की पूजा को लाक्षणिक रीतियों में से एक है। यह देश में क्या कर रही है? पूजा की एक लाक्षणिक रीतियों में से एक है। पितृभूमि के प्रति प्रेम ने अपने उत्साह की तीव्रता में सारे देश के हजारों तीर्थ स्थानों को जन्म दिया है। पितृभूमि के प्रति प्रेम ने अपने उत्साह की तीव्रता में सारे देश के हजारों तीर्थ स्थानों को जन्म दिया है, जिससे उसका प्रत्येक भाग पवित्र और पूजा योग्य माना जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब, इस गद्यांश को अपन ध्यान पढ़ेंगे तो ये गद्यांश ये कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे तीर्थ स्थल और तीर्थ स्थलों का महत्व। पहला क्वेश्चन आएगा, कोई चाहे गद्यांश आओ चाहे पद्यांश आओ, उसका शीर्षक पूछेगा। उसके शीर्षक क्या है? कि तीर्थ स्थल, यह तीर्थ स्थलों का महत्व के बारे में बात की गई। पूरे गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ो कि तीर्थ स्थल और तीर्थ स्थलों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो देखिए ये पहला ही प्रश्न, इस उपयुक्त गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक क्या है? बिल्कुल सही बात है, तीर्थ स्थल और तीर्थ स्थलों के महत्व के बारे में बात की गई है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति की कोई एक विशेषता बताइए। भारतीय संस्कृति की कोई क्या करनी है? एक विशेषता बतानी है। एक विशेषता है कि हमारे देश में देवालयों और तीर्थ स्थलों का जाल बिछा हुआ है। यह जाल देखो, तीर्थ स्थल में देवालयों, और ये देखो ये विशेषता, किसी देश की देवालयों और तीर्थ स्थलों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ नहीं दिखाई देता जैसा कि हमारी संस्कृति में दिखाई देता है। अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
कि लोगों ने देश के प्रति श्रद्धा कैसे अभिव्यक्त की। ठीक है, लोगों ने देश के प्रति धार्मिक उत्साह दिखाकर देश के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त की। देखो देश के प्रति कौन सा, ये लोगों ने धार्मिक उत्साह दिखाकर धार्मिक उत्साह के परिणाम स्वरूप फैला हुआ है, जिसे कहने का मतलब अपने देश के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई। अगला क्वेश्चन देखिए कि देश की पूजा की एक लाक्षणिक रीति क्या है, कि मातृभूमि के प्रति प्रेम को अभिव्यक्ति देश की पूजा की एक लाक्षणिक रीति। मेन क्या है, अपने देश की मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम है, मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम है और होना चाहिए। ठीक है, मातृभूमि के प्रति प्रेम, देखो यहाँ पर इसमें यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है मातृभूमि के प्रति प्रेम। देखो तीर्थ स्थलों की सभ्यता किसी देश, इसलिए मातृभूमि पर लोगों का धार्मिक उत्साह के परिणाम स्वरूप फैला हुआ है इस देश में, देश के प्रति यहाँ पर मातृभूमि, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, इसका ये आंसर यहीं पे दे रखा है, मातृभूमि के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से यहीं से उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हजारों तीर्थ स्थानों का जन्म, यहाँ पर ये जन्म, तीर्थ स्थानों का जन्म कैसे हुआ, हजारों तीर्थ स्थानों का जन्म कैसे हुआ, कि पितृभूमि के प्रति प्रेम और अपने उत्साह की तीव्रता के सारे देश के हजारों स्थानों का जन्म हुआ। पितृभूमि के प्रति प्रेम, देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पर कहां पे किया, देखो पितृभूमि के प्रति, ये देखो पितृभूमि के प्रति प्रेम ने उत्साह की तीव्रता से सारे देश में हजारों तीर्थ स्थानों को जन्म दिया। बिल्कुल बेटे, ये कि आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे और इसके जो आप पढ़ोगे एक एक लाइन आराम से रिलैक्स मूड में पढ़ना है, जल्दबाजी करनी नहीं है, क्योंकि पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना इसमें से है और आते हैं, कहीं कटने की नहीं है। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और अंडरलाइन कर करके उसके उत्तर लिखने हैं। तो देखिए आगे देखते हैं ये गद्यांश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देश का प्रत्येक भाग पूजनीय कैसे बना, देश का प्रत्येक भाग, ठीक है, देश का प्रत्येक भाग देवालयों और तीर्थ स्थानों की स्थापना से प्रत्येक भाग क्या बना, पूजनीय बना। देवालयों और तीर्थ स्थलों की स्थापना से प्रत्येक भाग क्या बना, देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया कहीं ना कहीं, ये देखो किसी देश के देवालयों और तीर्थ स्थलों का ऐसा जाल बिछा हुआ कहीं नहीं दिखाई देता, जो कहने का मतलब ये कि पूजा के योग्य संसार में देवालयों और तीर्थ स्थलों का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि तीर्थ स्थलों के लिए पूजा का ये स्थापना का प्रत्येक भाग पूजनीय है। ठीक है, देखो ये तो हो गए गद्यांश। पहले कितने आए थे, 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और 6 क्वेश्चन आए, 16 और 6 22, 22 और 6 28 क्वेश्चन ये हो गए, सीधे सट इनके जवाब है। देखो अगला ये आ रहा है, चौथा क्वेश्चन है आपका पद्यांश। पहला क्या आया था, गद्यांश, वो भी 6 नंबर का था। यहाँ पर 6 नंबर का आपके ये गद्यांश है और पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आओ मिलकर, देखो इसको पढ़ते हैं, आओ मिलकर सब देश बांधव, ये शायद चेंज कर लो इसकी, ठीक है, आओ मिलकर सब देश बांधव हार बनाकर देश के साधक बने सब प्रेम से, सुख शांतिमय उद्देश्य के क्या सांप्रदायिक भेदभाव, वापिस पढ़ो, आओ मिलकर सब देश के बांधव और हार बनकर देश के सब साधक बने सब प्रेम से, सुख शांतिमय उद्देश्य के क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता है, अहो बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, रखो परस्पर मेल मन को छोड़कर अधिविवेकता। ठीक है, मन की मिलन ही मिलन है, होती उसी में एकता, वो एक एकादश हुए किसने नहीं देखा देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग्य से हैं अंक होते उनके 10 गुणे। ठीक है, पहले ही प्रश्न आपके ये आएगा कि उसका शीर्षक क्या है, गद्यांश का भी पूछेंगे और पद्यांश का भी पूछेंगे, तो पूछेंगे यही पूछेंगे कि उसका शीर्षक क्या है। शीर्षक ये है कि अनेकता में एकता और हमारी संस्कृति का महत्व। बिल्कुल अनेकता में एकता, भारत विविधताओं वाला देश है, ठीक है, तो भी अपन क्या है, एक हैं। ठीक है, अनेकता में भारत की एकता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक विविधता की तुलना किससे की गई है, सांप्रदायिक विविधता की तुलना फूलों की माला से की गई। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, अपन माला पिरोते हैं, अलग अलग फूलों की भी माला, अलग अलग फूल ला करके भी उस को
पिरोया जाता है तो वो माला बन जाती है। उसी प्रकार अपने भारत के अंदर क्या है, अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो सब क्या है, मिलजुल कर भाईचारे स्नेह भाव के साथ रहते हैं। देखिए आगे क्या है, कवि ने किसकी माला बनाने को कहा है, कवि ने विभिन्न संप्रदायों को परस्पर प्रेम रूपी फूलों की माला, मीन्स अलग अलग संप्रदाय के लोग सब एक साथ रहेंगे तो वो माला की भांति रहेंगे, और माला कहने का मतलब पिरोई हुई जाती है तो वो कितनी अच्छी लगती है। उसी प्रकार से अनेक संप्रदायों के लोग कहने का मतलब बड़े प्रेम भाव से रहने, यही भारत की शक्ति है और रहना भी चाहिए। ठीक है, अगला है, किस भेद से एकता नहीं मिट सकती, कौन से भेद से एकता नहीं मिट सकती, परस्पर भाईचारा का व्यवहार करने से एकता नहीं मिटती। यहाँ पर अपन एकता यूनिटी में संघ में है, अगर भाईचारे के साथ अलग अलग, भारत कहने का मतलब विविध धर्मों वाला देश है, विविध धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु वो क्या है, भाईचारे के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहेंगे तो अपनी ये एकता कभी समाप्त मिट नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, किसके योग्य से अंक 10 गुणे हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, शून्य के योग से कोई भी अंक 10 गुना है, ये एक है। ठीक है, यहाँ पर शून्य लगा दिया 10 गुना हो गया, ये लगा दिया 100 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया। प्रश्न क्या है, किसके योग से अंक 10 गुना हो जाते हैं। देखिए पद्यांश के अंदर, हाँ शून्य के योग से, ये लिख रखा है ना, शून्य के योग से अंक क्या हो जाते हैं, 10 गुणे हो जाते हैं। शून्य लगते ही कहने का मतलब उसके योग कितने हो जाते हैं, 10 गुना हो जाते हैं। देखिए अगला, इस पद्यांश का मूल भाव क्या है, मैं कहने का मतलब भाव क्या है, इस पद्यांश का मूल भाव है कि हम सब सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, अर्थात अनेकता में एकता का पालन करें, इसी उद्देश्य से हमारा जीवन सुखी और शांतिमय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि हम, कहने का मतलब अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु वो किस भांति रहते हैं कि फूलों, एक माला के अंदर अनेक प्रकार के फूल पिरो करके उस माला को सुंदर रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार भारत देश के अंदर अनेक धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहकर, भाईचारे को बढ़ावा देकर उसको सुंदर बना सकते हैं। ये कहने का मतलब आपके 16 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हो गए, 6 इसके हो गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के, 6 हो गए गद्यांश के और 6 हो गए पद्यांश के। तो ये आपके हो गए 16 और 6 22 और 6 कहने का मतलब रिक्त स्थानों के 28 और 6 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं आपके इस पेपर के अंदर। 34 नंबर इस प्रकार के हैं कि आप ध्यान से पढ़ो तो पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना बनती है। तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ करके इनके सवाल जवाब करने हैं। देखिए अगला कौन सा आ गया, खंड ब। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर ने पहले ही कहने का मतलब ये लिख रखा है कि आप जिस खंड के प्रश्न करो, जैसे खंड अ किया, उस खंड अ के अंदर प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उस खंड के सभी उसी खंड के अंदर प्रश्न होने चाहिए। ये नहीं होगा खंड अ के अंदर ये ले जा करके इनके उत्तर प्रस्तुत कर दो और खंड ब के अंदर उसके उत्तर ला करके दे दो। उसने लाइन, एग्जामिनर ने उस पेपर के ऊपर स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि भाई जिस खंड का प्रश्न है उसी खंड में उसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न है, 40 शब्दों में इनके उत्तर देने, 2-2 नंबर के प्रश्न है। बढ़िया क्वेश्चन है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता पर क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। ये आपके जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम से लिया गया क्वेश्चन है। बढ़िया है। नेट पत्रकारिता क्या है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। किसके साथ शुरुआत हुई इसकी, वेब दुनिया के साथ इसकी शुरुआत हुई। इंदौर के नई दुनिया के समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी की संपूर्ण पोर्टल है। नई दुनिया कहने का मतलब ये कि हिंदी का नया पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ पर हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी कौन सी है, बीबीसी है। हिंदी में नेट पत्रकारिता ने अभी अपना शैशव काल है। देखो ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकते हैं कि हिंदी की नेट पत्रकारिता का कौन सा काल है। आपको अब शब्द में वहां पे पूछ सकते हैं कि शैशव काल, बाल्याकाल, किशोरा काल, प्रौढ़ा काल, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शैशव काल हो जाएगा। मीन्स यहाँ से भी प्रश्न आपको वहां पे पूछा जा सकता है। देखिए अगला है, यहाँ पर बुढ़ी मुहा से लोग, बुढ़े, यहाँ पर बूढ़े लोग, बूढ़े मुहा से लोग करे तमाशे, कहावत किसके संदर्भ में कही है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक हैं कौन है आपके, मनोहर श्याम जोशी। उन्होंने इस पार्ट के अंदर बताया कि बूढ़े मुंह मुहा से लोग करे तमाशे,
ये कहावत है किसके संदर्भ में कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए, यशोधर बाबू को अपनी पत्नी को बुढ़ापे में सजना और संवरना और फैशन वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं है। वह धर्म कर्म और कुल परंपरा के ढोंग ढकोसला कहकर आधुनिकताओं का सा आचरण करती हैं, और ये यशोधर बाबू उसे शानल बुढ़िया या चटाई का लहंगा और बूढ़े मुंह से लोग करे तमाशे कहकर उसका विद्रोह का मजाक उड़ा देना चाहते हैं। तो ये कहने का मतलब उनकी पत्नी, जो कहने का मतलब सिल्वर वेडिंग पार्ट के अंदर मनोहर श्याम जोशी का बेटा, बड़ा बेटा था भूषण, वो क्या है विज्ञापन संस्थान में 1500 रुपए मासिक वाहन में लग गया था। तो कहने का मतलब ये कि अब वो आधुनिक होना चाह रहे थे, तो वो कहने का मतलब इसके ऊपर व्यंग्य कर रहे थे। ठीक है, ये कहने का मतलब उनकी पत्नी पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि कहने का मतलब वो सजना संवरना फैशन वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं था यशोधर बाबू को, और धर्म कर्म कुल परंपरा सब ढोंक ढकोसले कहकर आधुनिकता सा आचरण करती थी। कौन? यशोधर बाबू की पत्नी। यशोधर बाबू उसे शानल बुढ़िया चटाई का लहंगा और बूढ़े मुआ से लोग कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। बहुत बढ़िया बात कहते थे। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का समाज एक सुसंस्कृत समाज था। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। मोहनजोदड़ो, इस पाठ के लेखक कौन है? ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी। कौन है इस पाठ के लेखक? है ओम थानवी। ठीक है, ये वितान से लिया गया 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक समाज सुसंस्कृत समाज था। कैसा था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में राजमहल, मंदिर, समाधि स्थल और अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। इसके अतिरिक्त नगर नियोजन व्यवस्था का भी ग्रिड प्लान, ठीक है, ग्रिड प्लान के अनुसार थी, जिससे ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो समाज पोषित था क्योंकि समाज सुसंस्कृत था। उस समाज, उसके अंदर महल, मंदिर, समाधि, अस्त्र शस्त्र ये चीजें नहीं मिली थी, बल्कि क्या है, नगर नियोजन की व्यवस्था। नगर नियोजन की व्यवस्था वो क्या, ग्रिड प्लान पर थी, ग्रिड प्लान के अनुसार थी, जिससे ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो का समाज पोषित था क्योंकि वो सुसंस्कृत और सभ्य समाज था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है कि बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात और भी पेचीदा होती गई। कवि कुंवर नारायण का क्या आशय है? पठित कविता के आधार पर बताए। बात सीधी थी पर क्या हुआ, भाषा के चक्कर में उलझ गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब कुंवर नारायण के पाठ से लिया गया बात सीधी थी। बात सीधी थी कौन से काव्य संग्रह से लिया गया? कमेंट करके आप बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको अबसद में पूछा जा सकता है। बिल्कुल, कवि ने अपनी सीधी सरल बात को प्रभावी बनाने के लिए भाषा को संवारने का प्रयास किया। मीन्स ये कि बात सीधी थी, उसको क्या है कि बनाने के लिए, भाषा संवारने के लिए प्रयास किया। इस हेतु 2 को तोड़ा मरोड़ा और उसमें घुमाव फिराव किया, लेकिन इससे यह बात सरल ढंग से प्रकट न होकर बात जटिल हो गई। तो बात क्या हुई, भाषा के चक्कर में उलझ गई। तो उसको तोड़ा मरोड़ा घसीटा पीछा, तो फिर क्या किया, उसको कील की तरह ठोक दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? पाठ के आधार पर बताइए। इस पाठ के बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र। वो क्या कहते हैं, बाजारूपन मीन्स अपन मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, बाजारूपन किस प्रकार से बढ़ाते हैं? तो जैनेन्द्र ने बताया कि भाई अपन मार्केट में जाते हैं तो उसको कहने का मतलब ज्यादा दिखावा करते हैं। वे लोग का आशय है कि क्रय शक्ति से संपन्न व्यक्ति हैं। इस तरह के लोग अपनी क्रय शक्ति से अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीदारी करते हैं। बाजार का बाजारूपन वो कि अपने घर पे जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपन बाजार के अंदर गए तो उसको क्या है, जबरदस्ती देख करके खरीद करके लाएंगे। इस कारण बाजारवाद, छल कपट, मनमाना मूल्य लेना आदि प्रवृत्तियों को बल मिलता है। असीमित परचेसिंग पावर रखने की वाले लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। देखो इसके अंदर होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि बाजार के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर गए तो वो क्या करेंगे, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज को भी खरीद करके लाएंगे। तो वो क्या हुआ, बाजार का बाजारूपन बढ़ गया। मीन्स ये कि मार्केट से अपन उस चीज को खरीद कर ला रहे हैं। आगे देखिए, ये खंड ब हो गया। खंड ब के अंदर कितने क्वेश्चन थे आपके? कहने का मतलब ये कि देखिए 8 5 6 2 3 4 5 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे, तो ये खंड ब आपके 10 नंबर का था। ठीक है, कितने नंबर का था? 10 नंबर का था। 10 नंबर का था तो 2-2 क्वेश्चन
दो दो नंबर के क्वेश्चन दिए थे 5 आपको, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार। कहने का मतलब 40 शब्दों में आपको इसका नपातुला जवाब देना है। आगे के स्लाइड पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आपके सामने अगला खंड आ गया, खंड स। खंड स में 60 से 80, ये जरूरी नहीं है आप वहां पे शब्द गिनने लग जाओ कि 60 से 80 होने चाहिए, ठीक है। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिरीष के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की गई है। यहाँ पर शिरीष के फूल पाठ कहाँ से लिया गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता से लिया गया है। किस से लिया गया है, कल्पलता से लिया गया है। यहाँ पर क्या कहते हैं हजारी प्रसाद, कबीर मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव के थे, ठीक है। जीवन की हर विषम परिस्थितियों को वे बड़े ही सहज भाव से ग्रहण करते थे। कौन, कबीरदास जी, ठीक है। निंदा अपमान प्रशंसा का उन पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निंदा प्रशंसा, कबीरदास जी की आप निंदा करो चाहे अपमान करो चाहे प्रशंसा करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके हृदय में जो भाता वही करते थे। यहाँ पर कबीरदास जी क्या करते थे कि उनके मन में जो चीज अच्छी लगती थी वही वो काम करते थे, और वे बिना किसी लाग लपेट और स्वार्थ के कारण सादा जीवन एक अवधूत की भांति कर्म योग से पूर्ण था। इसी प्रकार शिरीष का फूल भी मौसम की कैसी भी परिस्थिति हो उस पर असर नहीं होता। शिरीष कबीर की भांति एक अनासक्त अनाविल प्रवृत्ति का है। मीन्स ये कबीर, यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बात कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी पर कहने का मतलब उनका मान सम्मान इज्जत कुछ भी मत करो, तो भी वो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसी प्रकार शिरीष का फूल चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, ठीक है, कुछ भी कोई सी भी ऋतु हो, परंतु उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए एक ये कहने का मतलब 2 नंबर का प्रश्न है, इसका अथवा में प्रश्न है, चाहे आप ये प्रश्न करो चाहे ये प्रश्न करो, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज में किन किन गुणों का समावेश किया गया है। यहाँ पर जाति प्रथा और श्रम विभाजन आरोह के अंदर आपका अंतिम पार्ट है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब उसके लेखक हैं, उन्होंने जाति प्रथा और श्रम विभाजन पार्ट से ये बताया गया है। अंबेडकर साहब की मान्यता है कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता समानता और भाईचारा की कौन सी चीजें होनी चाहिए, स्वतंत्रता समानता और भाईचारा। ये आपको कहने का मतलब अबसद में भी पूछ सकते हैं, पर आधारित हो। इसके लिए आदर्श समाज में गतिशीलता तथा बहुविध हितों का सहभाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सहभागी होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों और इच्छाओं का सुंदर समन्वय स्थापित हो जाए। इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। बढ़िया खूबसूरत दिया गया अपना देश में एक लोकतंत्र है, ठीक है। अपना देश किससे चलता है, संविधान से चलता है। हमारे संविधान के अंदर स्वतंत्रता समानता और भाईचारे की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है आपके रामचरितमानस के लंका कांड में तुलसीदास जी ने राम का पूरी तरह मानवीकरण कर दिया, कैसे और स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपके कहने का मतलब पाठ्यक्रम के अंदर तुलसीदास जी एक लेखक हैं, ठीक है, उनके पाठ है कवितावली, ठीक है। उसमें कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, फिर राम क्या करते हैं, राम विलाप करते हैं। अब वो विलाप करते हैं तो ये उनका मानवीकरण, राम जी का मानवीकरण किस प्रकार से किया गया है। महाकवि तुलसीदास ने भक्ति भावना के कारण भले ही यह कह दिया कि प्रभु श्री राम विलाप करते समय एक नर लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नर लीला, एक सामान्य मनुष्य की भांति वो व्यवहार कर रहे हैं, परंतु प्रिय भ्राता लक्ष्मण के मूर्छित होने पर अनिष्ट की आशंका से श्री राम जी ने जो विलाप किया उसका चित्रण तुलसीदास जी ने सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में किया। मीन्स ये कि लक्ष्मण जी को शक्तिबान लग गया था, फिर क्या हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो फिर कहने का मतलब संजीवनी बूटी लाने का वो पूरा वो काम किया था। तो यहाँ पर राम जी क्या कर रहे हैं, एक सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में किया गया है, और सच्ची अनुभूति द्वारा ही मार्मिक और करुणाजनक चित्र प्रस्तुत हो सकता है, इस बात से हम सहमत हैं, ठीक है। लेखक ये बात करें। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, चाहे आप ये प्रश्न करो चाहे ये प्रश्न करो। छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, ठीक है, उमा शंकर जोशी यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटा मेरा खेत, ऐसा छोटा सा मेरा खेत है, ठीक है। उसमें क्या करें, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने रूपक के रूप में बताया कि कागज का चौकोर पन्ना एक छोटे से खेत के समान है। लेखक यहाँ पर यह बात करें कि खेत के अंदर भी अपन बीज डालेंगे,
और वो बीज कहने का मतलब अंकुरित होगा, फसल आएगी, लहल आएगी। तो यहाँ पर उमा शंकर जोशी ने यह बात कही है कि कागज का एक पन्ना, वो क्या है, मेरा छोटा ही खेत है, उसमें मैं शब्द रूपी बीज बोऊंगा, ठीक है, वो अनंत तक जाएंगे, ठीक है, वो बुआई क्षण भर की और कटाई उसकी अनंत की रहेगी, ठीक है, जिसमें कवि का जन्म भावात्मक आंधी के प्रभाव से किसी भी क्षण जाता है, वह शब्दबद्ध होकर कविता के आनंदमयी रूप में फूटता है, जिसका रस प्रभाव अनंत काल के लिए फलदायी रहता है। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का प्रश्न आ गया। आगे देखिए, जूझ पाठ के आधार पर लेखक के संघर्ष, जूझ वही आनंद यादव, ठीक है, आनंदा को स्कूल जाने नहीं देना चाह रहे थे उसके पिता, परंतु उन्होंने भी एक तरकीब निकाली कि भाई माँ के द्वारा दत्ताजी राव सरकार, देसाई सरकार के पास गए, फिर वहां पे वो पूरी कहानी बताई कि भाई ये पूरे दिन भर रकमाबाई के पास गुजार देते हैं और मेरे को खेत में भेज देते हैं काम करने के लिए। तो वो किस प्रकार की बात है। जूझ पाठ में लेखक आनंद का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा, एक संघर्षपूर्ण बालक की तरह उनका जीवन रहा, वह एक योद्धा, यहाँ पर योद्धा गलत लिखा, योद्धा, ठीक है, की तरह संघर्ष किया। बाल्यकाल में उनके पिता ने खेती के काम कराने के उद्देश्य से उनकी पढ़ाई क्या कर दी, छुड़वा दी, ठीक है, और वह निराश नहीं हुआ। कौन, आनंद यादव निराश नहीं हुआ, पढ़ाई के प्रति लगन के कारण माँ और दत्ताजी राव की सहायता से पुनः पाठशाला में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, और वहां पर भी साथियों ने उनको बहुत परेशान किया, फिर भी एकाग्रता और धैर्य से संघर्ष करते हुए सभी अध्यापकों के चहेता बन गया था। कौन, आनंद यादव। खेती कार्य के साथ साथ अध्यापन और साहित्य सृजन का कार्य संघर्ष से करते हुए भी आनंद यादव क्या बन गए थे, कवि बन गए थे। मैं ये कि उन्होंने बड़ा मजे से काम किया कि भाई विद्यालय नहीं जाने देना चाह रहे थे, तो माँ के द्वारा देसाई सरकार के पास गए थे, फिर वहां पे एक स्कूल में गए थे, स्कूल में भी उद्दंडी छात्र मिल ही जाते थे, वो उनको बहुत परेशान करते, परंतु उनकी लगन थी पढ़ने की और कविता करने की, तो उन्होंने क्या किया, संघर्ष करते हुए वो अंत में एक कवि बन गए। अगर ये प्रश्न आ जाए तो ठीक है, आपको नहीं आए तो इसका ये उत्तर। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं पर किसका प्रभाव पड़ा, यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं पर किसका प्रभाव पड़ा, उन पर पड़े प्रभाव में कहां तक आप सहमत हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के चरित्र नायक हैं और नए परिवेश के मिसफिड होने की त्रासदी झेलते हुए परंपरावादी व्यक्ति हैं, और उन्होंने कभी परंपराओं का क्या किया, परित्याग नहीं किया। परंपराओं का क्या किया, यशोधर बाबू ने परित्याग नहीं किया, और आधुनिकता के विरोधी थे, इसीलिए पत्नी, बच्चों और अधीनस्थ कर्मचारियों की आधुनिकता से वो ग्रस्त होने पर भी उनके मतभेद चलता रहता था, और उन्होंने कार्यालय और परिवार का पालन पोषण और कर्तव्य निष्ठता के साथ किया, और इसीलिए वो क्या हो गए, एक कर्तव्यनिष्ठ हो गए थे। मीन्स ये कि परिवार वाले और ऑफिस के अंदर, मीन्स वो यशोधर बाबू पुरानी परंपरा के व्यक्ति थे, वो ये चाहते थे कि भाई नई चीजें क्या है, सब ढकोसले है, कुछ नहीं है, कुछ थोड़े दिनों के लिए है, बाकी समाप्त हो जाएगी, उन्होंने इस बात को बताया। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, रघुवीर साहब, ये प्रश्न आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस कौन सा आएगा, 3 नंबर का, 3 नंबर का आएगा क्या, इसका देखता हूँ, देखिए कितने नंबर का है, यशोधर बाबू, हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का कवि परिचय का आएगा, रघुवीर साय या जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, ये भी कहने का मतलब ये कि पूरी संभावना है रघुवीर साय पद्य में से इसका पूछ सकता है एग्जामिनर, या फिर जैनेन्द्र कुमार का पूछ सकता है बाजार दर्शन पाठ का, और महादेवी वर्मा भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनका भी कवि परिचय पूछा जा सकता है 3 नंबर। ठीक है, कवि परिचय में रघुवीर साय का जन्म 29 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, वहीं उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में था। उसके महत्वपूर्ण काव्य संकलन में ये सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। रघुवीर साय का निधन 1990 में दिल्ली
मैं वो ये पेशे से पत्रकार ही नहीं, एक सिद्ध कथाकार। और भी अपन लिख सकते हैं, मैंने तो थोड़ा कहने का मतलब ये है कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने इसको छोटा सा कर दिया है। आप इसको और किताब के अंदर इसका बढ़िया कवि परिचय दे रखा, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए। अगर अगर ये आपको ये आ रहा है तो ये कर लो, ये नहीं आ रहा है तो ये कर लो, ये इसका अथवा वाला है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में, उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध और इनके उपन्यास हैं वातायन, एक रात दो चिड़िया, फांसी, नीलाम देश की राजकन्या और पाजेब। इनके कहानी संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम और सोच विचार। इनके निबंध संग्रह है। ठीक है, साहित्य रचना के दौरान इनको पद्म विभूषण और भारत भारती और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और 1990 में इनका देहांत हो गया। मैंने इसको कहने का मतलब एक पेज पे लिया, इसको आप कहने का मतलब प्रश्न करो इस प्रश्न को तो एक पेज पर करना और पूरा कवि परिचय लिखना, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है और बढ़िया सा क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट में। ये 2 तो इंपोर्टेंट ही है, एक और आप इंपोर्टेंट आप लेना चाहो तो एक ले लो, महादेवी वर्मा ले लो, महादेवी वर्मा ले लो। एक जैनेन्द्र ऑलरेडी हो ही गए और एक फणेश्वर रेणु पिछले साल आ ही गया था। और एक ले लो धर्मवीर भारती, कौन सा है, धर्मवीर भारती, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके कवि परिचय आप याद कर सकते हो, गद्य के अंदर ये है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है कि फीचर लेखन। अगला क्वेश्चन है आपके 3 नंबर का है, फीचर लेखन को एक उदाहरण सहित समझाना। फीचर मीन्स ये कि फीचर लेखन, फीचर अपन लिखते हैं उसकी कोई तारतम्यता नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी शुरुआत करो कहीं पे भी खत्म करो। फीचर में देखो कि प्रत्येक वर्ग की समझ को ध्यान में रखकर लिखे जाने के कारण फीचर एक विशिष्ट आकर्षक कारण बनते हैं। छोटे सटीक विषयनिष्ठ सौद्देश्य ज्ञानवर्धक फीचर गंभीर रुचि बनाते हैं, मन मस्तिष्क की बहुमुखी विकास की राह पर अग्रसर करते हैं, पाठकों की जिज्ञासा को शांत करते हुए उनके ज्ञान स्रोत बनाने वाले फीचर साहित्य को अपना वैशिष्ट और अपनी उपयोगिता है। इसीलिए पत्रकारिता में इनका स्थान अद्वितीय है। पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या है, इनका स्थान अद्वितीय है। ठीक है, समाज की विविध समस्याओं का प्रभावी ढंग से प्रकाश डालते हुए उनके समाधान को खोजने या खोजने पर मजबूर करने वाली एक विधा सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। कौन, फीचर। फीचर समाज, देश और विदेश की स्थिति, परिवेश, घटना, उपलब्धियों, संदर्भ, खोज आदि के दस्तावेजी ब्यौरा देते हैं। और फीचर लेखन के उदाहरण फिल्म जगत की शान है और अमिताभ बच्चन अभिनय कला द्वारा समस्त घटनाओं को साकार सजीव प्रस्तुत करने के लिए चलचित्र फिल्म जगत की सर्वोपरि महत्व है। 20वीं शताब्दी में फिल्म जगत में अनेक चमत्कारी आविष्कार हुए हैं, जैसे कि सवाई टेक्निकल फिल्मों के साथ ही सुपरस्टारों का उदय हुआ। सुपरस्टार के रूप में अमिताभ बच्चन साहब समकालीन महान अभिनेता और महानायक के रूप में माने जाते हैं। कविवर बच्चन जी के ज्येष्ठ पुत्र, कवित्व प्रतिभा संपन्न है, पिता के सुयोग्य तनय, तनय का अर्थ होता है पुत्र, और अनेक फिल्मों के अविस्मरणीय अभिनय का प्रसिद्धि की अर्जित करने वाले अमिताभ बच्चन साहब मुंबई फिल्म जगत में शान माना जाता है और उनकी कला के सारे संसार में सम्मान प्राप्त होती है। ढलती अवस्था में भी अभिनय के साथ सामाजिक जीवन की निरंतरता सक्रिय रहने से बच्चन साहब आज फिल्म संसार में अनुपम प्रतिमा के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने जीवन में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए और 12 फिल्म मेकर पुरस्कार पर। ये फीचर लिखना है। अगर आप फीचर का प्रश्न कर सको तो ठीक, नहीं कर सको तो ये एक आलेख का क्वेश्चन आएगा इसका अथवा में, या तो फीचर का कर लेना या फिक्स है। फीचर का बेस ये है कि अमिताभ बच्चन पर ये फिल्म फीचर लिखना था, वो आपको लिखना था, वो लिख ही दिया था आपने। ठीक है, यहाँ पर दूसरा फीचर अगर ये नहीं लिख पाओ तो आलेख। आलेख है रोजगारोन्मुख शिक्षा की आवश्यकता के विषय पर क्या करना है आपको, आलेख लिखना है कि रोजगार उन्मुख शिक्षा की क्या आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा, बहुउद्देशीय शिक्षा को ध्यान नहीं दिया गया। शिल्प कला के कुछ गिने चुने प्रशिक्षण संस्थाओं अवश्य खोले गए, परंतु उनसे युवा वर्ग उचित रोजगार उपलब्ध नहीं हो सके। वर्तमान में जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे युवा इधर उधर भटक रहे हैं, इन्हें देखकर स्पष्ट हो जाता है कि देश की व्यावसायिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा की परम आवश्यकता है। मेन आज शिक्षा की कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है, व्यावसायिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा की आवश्यकता है। बल्कि क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसीलिए माध्यमिक की कक्षाओं में ऐसे पाठ्यक्रमों व्यावसायिक शिक्षा को अपनाया जाना चाहिए।
भले ही इस समय अनेक तकनीकी संस्थानों में चल रहे, परंतु प्रशिक्षण शुल्क अत्यधिक है, रोजगार के साथ साधनों की कमी है। आज ऐसी शिक्षा की जरूरत है कि युवा वर्ग स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कहने का मतलब रोजगारोन्मुख हो। ये नहीं है कि शिक्षित होकर के बेरोजगारों की भांति अपन घूमते रहे। ठीक है, ये तो आप उस वो फीचर लिखना चाहो वो 3 नंबर का, या फिर ये चाहे वो करो चाहे ये करो, ये 3 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिए, एक आपके सामने है पद्यांश। ठीक है, पद्यांश आएगा आपके 6 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। इस पद्यांश को पढ़ करके आपको इसकी क्या करनी है? व्याख्या करनी है। देखिए, देखते हैं कौन सा पद्यांश है। नभ में बांधी, नभ में पाती, बदे बगुलों के पंख, चुरा ली जाती मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई, नभ की छाया, तैरती सांझ पर सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझको बांध निज माया, जैसे उसे तनिक कोई रोक रखूं, वह चुरा ली जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंदी बगुलों की पांखें। ठीक है, ये आपके एक पद्यांश आता है। इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ करके इसका जवाब देना है। एक पद्यांश के अंदर आपको करना क्या है? पद्यांश के अंदर आपको, चाहे गद्यांश के अंदर, आपको 3 चीजें करनी है। एक तो उसका पूर्व प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और आपको क्या करना है? विशेष लिखना है। इन सब के नंबर बटे हुए, पूर्व प्रसंग के अलग नंबर है, व्याख्या के अलग है, और विशेष के अलग नंबर है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये पद्यांश है, इसको आप पढ़िए। यहाँ पर प्रस्तुत ये देखो प्रसंग। ठीक है, इसको अपन पूर्व प्रसंग भी लिख सकते हैं, पूर्व प्रसंग। ठीक है, इस प्रसंग के बारे में क्या बात कही है? उमा शंकर जोशी द्वारा लिखित कविता बुगलों की पंख, पंख से, बुगलों के पंख से लिया गया है, जिसमें कवि ने काले आकाश में उड़ते हुए श्वेत बुगलों का एक जो मनोरम दृश्य उसके बारे में बात की गई है। तो आप ये लिखना, उमा शंकर जोशी द्वारा बुगलों, छोटा मेरा खेत, बुगलों के पंख पाठ से ली गई है, जिसमें कवि ने काले आकाश में उड़ते हुए बुगलों के बारे में बात की गई है। तो आप उसकी कहने का मतलब ये है कि व्याख्या लिखोगे, पूर्व प्रसंग के अलग नंबर मिलेंगे, व्याख्या के अलग नंबर लेंगे। ये नहीं है कि पद्यांश लिखते ही आप व्याख्या लिखनी शुरू कर दो ना, ऐसी गलती आप मत करना। कवि, फिर व्याख्या की शुरुआत करो। कवि कहता है कि आकाश में सफेद बगुले अपने पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं, उनकी सुंदरता और आकर्षण उड़ान मेरी आंखों को चुरा ले रही है। अर्थात बगुलों को पंक्तिबद्ध उड़ने का दृश्य एक टकी लगाकर देखता रहता हूँ। कवि कहते हैं कि आकाश में काले बादल, काले बादलों की छाया ऐसी फैली है, उसमें श्वेत बुगलों की पंक्ति ऐसी लगती है कि जैसे मानो संध्या की श्वेत कांतिमय काया तेज प्रकाश गति से तैर रही है। इस तरह विचरण करने हुए मुझे धीरे धीरे मायाम के जादू के आकर्षित कर रही है। कवि कहता है कि ऐसी स्मरणीय दृश्य आंखों की शीघ्र ओझल न हो जाए, इसलिए कोई भी जरा इसे रोक कर रखो, ताकि मैं इसे देखता रहूं। मन भावन दृश्य मेरी आंखों को चुरा लिए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों की श्वेत श्वेत पंखों की सुंदर कवि अटक रही हैं। यहाँ पर इसमें ये विशेष, ये यहाँ पर लिखना भूल गया, विशेष, ये तो हो गई व्याख्या। फिर यहाँ पर विशेष के अंदर 3 पॉइंट लिखे देने। कवि ने सौंदर्य और उसके प्रभाव का वर्णन किया है, खड़ी बोली की सहजता से अभिव्यक्ति की है, बिंब योजना तथा आंखें चुराने, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आप और भी एक और पॉइंट ऐड करना चाहो तो यहाँ पर शब्द शक्ति का, शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। ये कहने का मतलब ये कि पूर्व प्रसंग लिखा, देखो इसमें आपने पूर्व प्रसंग लिखा, पूर्व प्रसंग के भी आपको नंबर मिलेंगे, व्याख्या के भी नंबर मिलेंगे, और आप ये विशेष लिखोगे, ये विशेष लिखोगे, इस विशेष के भी नंबर मिलेंगे। विशेष में आप ऐसा करना कि 3-4 पॉइंट जो कहने का मतलब उसकी थीम के रूप में, शीर्षक के रूप में लगे, उनको लिख देना। या फिर आप कहने का मतलब ये कि वो व्याख्या करो चाहे ये करो। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ठीक है, जो मुझे बाहर हंसाकर रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सिखा रहा हूँ भूला ज्ञान भुलाना। यह कहने का मतलब ये कि आत्म परिचय से लिया गया है। इसके लेखक हैं
कौन है इसके लेखक? तो बच्चन साहब है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए, वही कहने का मतलब पूर्व प्रसंग लिखना है कि काव्यांश बच्चन साहब द्वारा काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता से लिया गया है। यहाँ पर निशा आत्म परिचय से लिया गया है। ठीक है, जिसमें कवि अपने हृदय की अवस्था और संसार में व्यवहार की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। कवि के हृदय में किस पर किसी से जानने की कोशिश नहीं की। ये आप व्याख्या पूर्व प्रसंग लिखना, फिर आपको ये व्याख्या लिखनी है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको पढ़ करके आपको ध्यान से इसकी व्याख्या लिखनी है। ठीक है, देख लो आप इसको आराम से पढ़ लो कि एक बच्चन साहब ने अपने संबंध कहते हैं कि मैं युवावस्था में नशे में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम पागलपन सवार रहता है, मैं दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशाई मिलती रहती है, दुख विषाद के बिना भी विद्यमान रहती है। इससे मेरी मनस्थिति बाहर से हंसाते हुए प्रसन्नचित रहती है, परंतु अंदर ही अंदर रुला रही है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति साए हुए हूँ, वो हर समय याद करता रहता हूँ और उसके न मिलने से दुखी हो जाता हूँ। कवि कहता है कि मैंने सारे उपाय सारे यत्न कर देख लिए, किसी ने भी मेरे हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं की, कोई मेरे जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वो नादानी करता है। इस संसार में जिसे जहाँ धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है तो वह दाना चुगने लग जाता है, स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लाभ के चक्कर में उलझे हुए हैं, सांसारिक लाभ के चक्कर में लाभ और हानि के चक्कर में उलझे हुए हैं और संसार में इसी नासमझी को समझ गया हूँ। इसीलिए सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ, सीखे हुए ज्ञान को पुरानी बातों को भुलाकर अपने मन में चलना सीख रहा हूँ। आपको कहने का मतलब पूर्व प्रसंग भी लिखना है, पूर्व प्रसंग फिर इसको व्याख्या भी लिखनी है। ठीक है, पूर्व प्रसंग भी लिखना है और इसकी व्याख्या भी लिखनी है। आगे देखिए, ये कहने का मतलब ये कि आगे ये आ जाए कि ये विशेष आ जाए। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि आपको पूर्व प्रसंग भी लिखना है, पूर्व प्रसंग लिख करके इसका विशेष देना है। कवि ने अपने हृदय में दुखों को और संसार को मूढ़ व्यक्ति के विचित्र दशा में बताया। दूसरा, ये कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का प्रयोग, ये भी आपको बताना है कि अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये आपको कहने का मतलब पद्यांश आएगा, उसकी व्याख्या लिखनी है, गद्यांश आएगा, उसकी भी आपको व्याख्या लिखनी है। पहले आ गया पद्यांश और ये आ गया गद्यांश, ये भी 6 नंबर का। इसी गद्यांश को पढ़ना। ये गद्यांश रात्रि की विभीषिका में पहलवान की ढोलक, ये पाठ से लिया गया। इसको पढ़ना आप ध्यान से और पढ़ करके आप देखो, ये इसकी व्याख्या करनी है। इसके वापिस ये पूर्व प्रसंग भी लिखना है। यहाँ पर ये लिख रखा है पूर्व प्रसंग के प्रस्तुत अवतरण लेखक ने फणीश्वरनाथ रेणु पाठ द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है। बीमारी का भय और ढोलक की आवाज की कंपन से व्यक्त किया गया है। ये पूर्व प्रसंग लिख करके मिस ये गद्यांश आए, फिर आपको पूर्व प्रसंग लिखना है। फिर आपको क्या करनी क्या है, ये व्याख्या लिखनी है। जो कहने का मतलब उस गद्यांश के अंदर है उसकी पूरी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, फिर ये कहने का मतलब ये विशेष लिखना है कि पहलवान अपनी उत्साह चेतना साहसवर्ती की ढोल थाम के माध्यम से करता है। भाषा सरल सहज बौद्ध एवं संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो, ये तो एक गद्यांश एक आ गया। अगर ये वाला गद्यांश अगर आप कर पाते हो, ये वाला कर पाते हो तो ठीक समझ में आ गया। तो ये करना नहीं आए तो वापिस एक और अथवा में दे रखा है कि भक्तिन और मेरे भी स्वामी, ये कहने का मतलब महादेवी वर्मा से लिया गया है। देखिए आगे, ऐसा कोई यहाँ पर ये भक्तिन पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भक्तिन पाठ से लिया गया है। भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा है इस पाठ की लेखिका। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, वही लिखना है पूर्व प्रसंग। गद्यांश आए पद्यांश आए, पहले आपको करना क्या है, पूर्व प्रसंग लिखना है। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण से लिया गया। इसमें लेखिका ने स्वयं और भक्तिन के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, ये तो आपको करना क्या है, इसकी आपको पूर्व प्रसंग बता देना है। पूर्व प्रसंग बता करके फिर आपको क्या करनी है, इसकी व्याख्या। लेखिका वाक्य व्याख्या की आप शुरुआत करो। शुरुआत के अंदर ये कहना है
कि लेखिका बताती है कि कहने के लिए भक्तिन और लेखिका पूरी इसके अंदर जो है वो इसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। वही इसके अंदर आके वही आ रहा है, ये व्याख्या करने के बाद फिर यही आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं। लेखिका ने अंधेरे उजाले सुख दुख की तरफ भक्ति मीन्स आपको विशेष भी लिखने हैं। पूर्व प्रसंग के अलग नंबर है, व्याख्या के अलग है और विशेष के अलग है। इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दियापुर के प्रधानाचार्य मानकर पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखकर विद्यार्थियों के यातायात नियमों संबंधी जानकारी देना है, ठीक है। आप एक विद्यालय के प्रिंसिपल साहब है, ठीक है, तो एसपी साहब को क्या करना है, एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है। कौन सा अर्थशास्त्रीय कि विद्यालय के अंदर यातायात के नियमों की क्या करनी है, जानकारी देने हेतु एक पत्र लिखना है, ठीक है। कौन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब लिख रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी, यातायात पुलिस जालोर, कुछ भी पेपर के अंदर जो नाम आ जाए वो लिख देना है। दिनांक डाल देनी है आपको। फिर विषय लिखना है कि विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लाइसेंस बना के कैंप के संबंध। फिर महोदय जी निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय के आसपास क्षेत्रों में अनेक छात्रों ने उच्च कक्षाओं में प्रवेश लिया है। वे सब नव प्रवेशी विद्यार्थी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के इच्छुक हैं, परंतु परिवहन कार्यालय दूर होने के कारण लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं। इस संबंध में हमारे विद्यालय परिसर में एक कैंप लगवाकर यह कार्य किया जाए ताकि सभी को सुविधा मिल सके, ठीक है। आपसे प्रार्थना पत्र परिवहन विभाग को निर्देश देकर हमारे विद्यालय में प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र हेतु शिविर लगाने की आप कहने का मतलब एक पत्र लिख दो परिवहन विभाग को, ताकि वो हमारे विद्यालय में क्या करे, कैंप लगा दे, ताकि हमारे विद्यालय में क्या है, बच्चों का लर्निंग लाइसेंस जिसे अनुज्ञप्ति पत्र कहते हैं वो बना सकते हैं। इस संस्था की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। हम आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। ये बहुदीय प्रधानाचार्य इस तरफ उस तरफ तो करना है आपको। कहने का मतलब ये कि ये पूरा एड्रेस जिसको पत्र जिनको पत्र लिखा जा रहा है, विषय महोदय, ये पूरा ये इसके भी नंबर है, इसके भी नंबर है, इसके भी नंबर है। वही वापिस इधर ये बहुदीय करके, बहुदीय में अगर नाम दे रखा है तो नाम लिख देना, नहीं हो तो प्रधानाचार्य हस्ताक्षर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। जो अगर पेपर में नाम आए तो नाम, नहीं आए तो खाली छोड़ देना अपने। आगे का देखिए, आगे का कौन सा प्रश्न है, हाँ इसका अथवा का वाला है। हाँ बिल्कुल अथवा, अगर ये आप अर्थशास्त्रीय पत्र लिख दो तो ठीक है, नहीं लिखो तो आप कहने का मतलब ये कि एक ये अधिसूचना लिखनी है। सचिव राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की ओर से भेड़ फार्म खोलने के लिए एक अधिसूचना है। यहाँ पर अधिसूचना लिखो आप पहले, ये तो थोड़ा मैंने कहने का मतलब ये छोटा लिख दिया, बाकी इस पूरी लाइन में यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये पूरे विभाग का नाम आना चाहिए, पशुपालन विभाग सचिवालय राजस्थान जयपुर, ठीक है। जयपुर क्रमांक ये नंबर डाल देना। अधिसूचना राज्य सरकार पशुपालन विभाग की ओर से राज्यपाल के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास हेतु भेड़ पालन फॉर्म प्रारंभ करना चाहती है। इस कार्य को करने के इच्छुक हैं वे अपने प्रतिवेदन अधिसूचना नोटिफिकेशन 3 माह की अवधि के अंदर सचिव राजस्थान सरकार पशुपालन की स्कीम जयपुर में प्रेषित कर सकते हैं, प्रतिवेदन कार्य क्षमता के अनुसार। और इधर वही कहने का मतलब ये कि हस्ताक्षर गौरी पारिक जो भी नाम आ जाए सचिव राजस्थान सरकार जयपुर हुआ आपको लिखना है। आगे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये 5 नंबर का प्रश्न है, निबंध वाला प्रश्न है, ठीक है। आपके कहने का मतलब पेपर के अंदर 4 निबंध आएंगे। कितने निबंध आएंगे, 4 निबंध आएंगे। इन चारों निबंध के अंदर आपको जो बढ़िया लगे उस निबंध को आपको लिखना है। यहाँ पर समाज में जीवन के मूल्यों का महत्व, सामाजिक संचार माध्यमों, सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग, हमारे महाकाव्य बाढ़ का दृश्य, तो मैंने यहाँ पर इसका लिखा है। बाकी इनका लिखने में वीडियो काफी लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने एक का ही लिखा है। देखते हैं इसके अंदर क्या है, प्रस्तावना। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल सही बात। इससे किसी प्रकार की जानकारी तुरंत मिल जाती है। सोशल मीडिया के बिना हमारे जीवन में कल्पना करना मुश्किल है। निबंध आप जो भी लिखो उसकी कहने में प्रस्तावना बना, परंतु इसके अत्यधिक उपयोग की वजह से इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मानव समाज में सोशल मीडिया के प्रभावों के बारे में बहुत सारे तर्क वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक वरदान है, जबकि अन्य महसूस करते हैं कि यह एक अभिशाप है। इसके पक्ष और विपक्ष की दोनों बात की गई। अगला देखिए, सोशल मीडिया का सदुपयोग किस प्रकार का है। सोशल मीडिया समाज के विकास में अपना एक विशेष योगदान देता है। इसका सदुपयोग निम्न प्रकार है। पहला, यह शिक्षा के लिए एक अच्छा उपकरण है। दूसरा है कि कई सामाजिक मुद्दों के लिए जागरूकता पैदा करता है। तीसरा है, ऑनलाइन जानकारी तेजी से हस्तांतरित होती है। चौथा, इसके लिए समाचार माध्यम
के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा, इसके कुछ सामाजिक लाभ भी हैं, जैसे कि लंबी दूरी के दोस्तों रिश्तेदारों के साथ संचार कर पाना। छठा है कि ऑनलाइन रोजगार के अवसर प्रदान करता है। कौन? सोशल मीडिया। इसका सदुपयोग है, अगर इस सोशल मीडिया का अपन ज्यादा सदुपयोग करेंगे तो अपने को खूब लाभ दे जाएगा, और इसका दुरुपयोग करेंगे तो अपना काफी नुकसान कर पाएगा। आगे देखिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ इसका दुरुपयोग भी दृष्टिगोचर। यह परीक्षा में नकल कराने में मदद करता है, ठीक है। यह छात्रों को शैक्षणिक श्रेणी प्रदर्शन खराब करता है, ठीक है। देखो दूसरा है, तीसरा है निजता के अभाव होता है। उपयोगकर्ता हैकिंग, आइडेंटिटी की चोरी, फिक्सिंग, जालसाजी, साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। यह बच्चों के खराब मानसिकता के विकास का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया आज इस प्रकार का है कि आप इसका सदुपयोग करोगे तो आपको बहुत लाभ देगा, इसका दुरुपयोग करोगे तो आपको काफी हानि देगा। आगे देखिए कि युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव किस पर। आंकड़े के मुताबिक एक सामान्य किशोर प्रति सप्ताह औसतन 72 घंटे सोशल मीडिया का उपयोग की करता है, जिसके कारण उसके अंदर गंभीर समस्याओं पैदा होने लगती है, जैसे शारीरिक और अन्य फायदेमंद गतिविधियों की कमी, न्यूनतम ध्यान, चिंता, अन्य जटिल मुद्दे। अब हमारे पास वास्तविक मित्र की तुलना में अप्रत्यक्ष मित्र सबसे अधिक होते जा रहे हैं। हम वास्तविक जीवन के दिन प्रतिदिन एक दूसरे से संबंध खोते जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक अच्छा मित्र बन गया, ठीक है। अब लास्ट में उपसंहार लिखना है निबंध के अंदर। मैंने इस निबंध को छोटा लिखा है कि वीडियो अपनी लंबी नहीं हो, इसलिए आप इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अगला है कि सोशल, इसका उपसंहार सारांश क्या है। सोशल मीडिया उपभोक्ताओं के शामिल होने के पहले ध्यान से उसे सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच कर लेनी चाहिए। यदि सोशल मीडिया का समुचित ढंग से उपयोग किया जाए तो यह मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर इसका सही ढंग से उपयोग किया जाएगा तो ये क्या होगा, एक वरदान साबित हो जाएगा। तो ये मैं आज आपके लिए कहने का मतलब ये कि मॉडल पेपर लेकर के आया था। उस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न किस नंबर के आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, वो सब चीजें मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको बताई है। और भी कहने का मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने और भी मॉडल पेपर बनाए। मैं आपके लिए निःशुल्क एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क 1-2 दिन के अंतराल में मैं वीडियो डालता रहूंगा। आप वीडियो को खूब लाइक शेयर करना, ताकि आपको परीक्षा में इन वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आए उन प्रश्नों को आप सही ढंग से, तरीके से, कि भाई किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस किस प्रकार से अपने को जवाब देना है, ताकि अपने नंबर और ज्यादा अपन बढ़ा सकें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और आगे से आगे अपने हर गांव हर ढाणी तक इस वीडियो को पहुंचाना, और हर छात्र छात्राओं तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई ये साइंस वाले वीडियो साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स, ये तीनों स्ट्रीम के लिए हिंदी अनिवार्य का एक ही पेपर आएगा और सभी के लिए ये उपयोगी साबित होगा। तो मैं वापस अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि मैं आपके लिए 4-5 मॉडल पेपर और मैंने बनाए हैं, वो निःशुल्क एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को खूब लाइक शेयर कीजिए, यही प्रेम दीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कोशिश कर सकूं कि वीडियो अच्छा बना करके यूट्यूब पे डाल सकूं। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, नमस्कार।